प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस जॉन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9th विज्ञान के सेकेंड अध्याय दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है क्या हमारे चारों ओर के पदार्थ शुद्ध हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे इस चैनल को सक्सेस जॉन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। कल मैंने अध्याय 1 का वीडियो डाला था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अगर नहीं देखे हों तो उस वीडियो को देख लेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मैं चैप्टर वाइज पूरे 9th क्लास के साइंस को करवाने वाला हूं, आप हमारा साथ दें। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है आज के इस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें मैं टोटल 25 क्वेश्चंस आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 9th जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो हम लोग जानते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ वह है शुद्ध जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके बीच दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दूध, दूसरा रक्त, तीसरा जल और डी है मिश्रण। तो इसमें शुद्ध पदार्थ कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जल। जल जो है वो शुद्ध पदार्थ है। जल हमारा शुद्ध पदार्थ हो गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ, इसमें 4 ऑप्शन आपके बीच दिए हुए हैं। सोडियम है, वायु है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। वायु जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु जो है वो अशुद्ध पदार्थ है, चूँकि इसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण है और वो निश्चित अनुपात में भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपके बीच निम्नलिखित में कौन विलयन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, साबुन विलयन, नमक विलयन, चौक, जल मिश्रण, स्टार्च विलयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपके बीच हो जाएगा नमक विलयन। नमक जो है एक विलयन है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक को आप लोग समझेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में कौन निलंबन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है चीनी विलयन, सोडा विलयन, मटमैला जल और साबुन। तो इसमें हम लोग जानते हैं मटमैला जल जो है वो एक निलंबन का उदाहरण है। तो हम लोग जानेंगे निलंबन क्या है। निलंबन क्या है इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं, ध्यान से आप लोग सुने। निलंबन जो है ऐसा एक समांगी मिश्रण जो समान रूप से घुले नहीं होते। तो ऐसे एक समांगी मिश्रण है निलंबन, जिसमें ठोस के कण बिना घुले हुए द्रव पदार्थ में फैले हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण लें चौक का चूर्ण और जल को मिला देते हैं, तो उसमें क्या है कि चौक का चूर्ण तो पूर्ण रूप से वाटर में घुलता नहीं है, लेकिन उसमें फैले होते हैं, पूरे द्रव में फैले होते हैं। और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे गेहूं का आटा को जल में मिश्रित करते हैं तो भी वो समान पूरा फैल जाता है, परंतु जो है पूर्ण रूप से जल में घुलता नहीं है। और मिट्टी और जल को जब घोलें, कहने का अर्थ है कि वैसा विलयन जैसा मिट्टी मिट्टी और जल को घोल दें, कुछ देर छोड़ देने के बाद क्या होता है, इसका अवक्षेप अगर बैठ जाए, नीचे तल्ली में बैठ जाता है, तो वो निलंबन का उदाहरण हो गया।
और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे हम लोग ठंडा के दिनों में देखते हैं कुहासा लगा हुआ है, तो कुहासा, हवा में कुहासा का मिश्रण, वो भी एक निलंबन का उदाहरण है। तो यहाँ पे मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा निलंबन है। तो इसमें मटमैला जल जो है एक निलंबन का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोलाइड। यानी कोलाइड क्या है? निम्न में कोलाइड है, कौन सा कोलाइड है? 4 ऑप्शंस आपके बीच दिए हुए हैं, इसमें से कोलाइड विलयन कौन है इसके बारे में जानेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंद, हमारा जो है कोलाइड विलयन है। गोंद जो है कोलाइड विलयन है। कैसे है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोलाइड क्या होता है। तो आप लोग समझिए कोलाइड, कोलाइड क्या है? कोलाइड के बारे में जानते हैं। कोलाइड को इंग्लिश में भी कोलाइड ही बोलते हैं। तो कोलाइड भी एक तरह का मिश्रण है और एक विषमांगी मिश्रण। तो कोलाइड एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार विलयन के कणों के आकार और निलंबन के कणों के आकार के बीच होता है, उसके मध्य होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं दूध का, दूध तो एक कोलाइड का उदाहरण है। और स्याही का उदाहरण लेते हैं, स्याही भी एक कोलाइड का उदाहरण है। हमारा रक्त, मनुष्य शरीर का जो रक्त है वो भी एक कोलाइड का सही उदाहरण है। स्टार्च विलयन, ये भी स्टार्च विलयन भी कोलाइड का उदाहरण है। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, कोलाइड विलयन जो है, कोलाइड विलयन टिर्नल इफेक्ट को ही दर्शाता है। कोलाइड विलयन जैसे बुक्स में प्रयोग किए हुए हैं, तो कोलाइड विलयन को लेंगे और उसमें जब हम लोग टॉर्च मारते हैं तो ये कण हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु ये प्रकाश के कणों को समान रूप से फैला देते हैं, और इस फैलने की प्रक्रिया को हम लोग टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो कोलाइड विलयन क्या है आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोंद। गोंद जो है यहाँ पे कोलाइड विलयन का एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर आपके बीच। निम्नलिखित में कौन तत्व है? निम्नलिखित में से कौन तत्व है? सबसे पहले जानते हैं तत्व किसे कहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस आपके बीच दिए हुए हैं, हवा, ऑक्सीजन, पानी, लवण। तो इसमें से तत्व कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि तत्व जो होता है सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु है। अगर H2 लिखे तो हाइड्रोजन अणु है, परमाणुओं के मिलने से बना है। परंतु ये दोनों ही तत्व हैं, चूँकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हैं, तो उसको हम लोग तत्व कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं A नंबर ऑप्शन है हवा, B नंबर है ऑक्सीजन, C नंबर है पानी और D है लवण। तो इसमें से मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2 का उदाहरण है, O+O, ये O2 बना है। मतलब ऑक्सीजन सिर्फ एक ही प्रकार के ऑक्सीजन अणु से मिलकर, परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। हवा को देखें तो हवा में भी मिलावट है, बहुत सारे गैस मिले हैं। पानी में 2 चीज़ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1:8 के रूप में मिले हुए हैं, तो ये भी तत्व नहीं कहा जा सकता। लवण, लवण का उदाहरण ले लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन मिलकर के बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, B नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौगिक है? इसमें यौगिक में एक ये छूट गया है, यौगिक किस तरह से लिखाता है, माफ करेंगे। यौगिक, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो उदाहरण है यहाँ पे वायु, ऑक्सीजन, तांबा, नमक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा D नंबर। D जो है NaCl, ये नमक जो है हमारा यौगिक है। अब समझते हैं यौगिक क्या होता है, लोग ध्यान से समझें। यौगिक या 3 चीज़ें, यौगिक, मिश्रण और तत्व। तो यौगिक और मिश्रण दोनों लगता है, कभी कभी कन्फ्यूजन लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन मिश्रण क्या है? मिश्रण में, मिश्रण जो है
जैसे हम लोग चीनी और पानी को घोलते हैं तो वो मिश्रण हुआ, क्योंकि उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है, निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते हैं उसको। मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व या मतलब जो है पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो वो मिश्रण कहलाते हैं। लेकिन यौगिक क्या है? यौगिक जो है जब दो या दो से अधिक तत्व कोई निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे हम लोग जल का उदाहरण लेते हैं H2O, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है 1:8 है, तो एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, इसलिए जल जो है एक यौगिक का उदाहरण है। तो यहाँ पे जल ऑप्शन नहीं है, परंतु वायु है, ऑक्सीजन है, तांबा है और नमक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नमक, चूँकि नमक का सूत्र होता है NaCl, तो ये निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें से यौगिक कौन हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? तो अभी हम मिश्रण के बारे में समझाए थे कि अनिश्चित अनुपात में पदार्थों को मिलने से मिश्रण बनता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, उसका कोई निश्चित नहीं होता है, तो वो मिश्रण कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके बीच हैं: चांदी, हाइड्रोजन, जल और वायु। तो इसमें देखते हैं हम लोग, चांदी तो शुद्ध पदार्थ है, हाइड्रोजन भी एक ही प्रकार के तत्व मिलकर बना है, जल जो है, जल भी दो तरह के H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, परंतु इसको हम लोग मिश्रण नहीं कर सकते, यह एक यौगिक है। चूँकि ये जो इसका अनुपात है मिलने का 1:8 है और एक निश्चित अनुपात है, इसलिए ये यौगिक हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बच जाता है, वायु। वायु जो है हमारा मिश्रण है, क्योंकि इसमें गैसों का मिश्रण एक निश्चित अनुपात में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ml जल में कितना सोडा घुलाया जाए कि संतृप्त विलयन बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण, सबसे पहले हम लोग समझते हैं समांगी मिश्रण क्या है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे लें चीनी और जल का मिश्रण, तो ये एक समांगी मिश्रण है। जो पूर्ण रूप से विलायक में, विलयन और विलायक दोनों समान रूप से घुल जाते हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। वैसा मिश्रण जिसमें दोनों संगठन जो है बिल्कुल समान रूप से मिले हुए हो हर जगह, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समांगी मिश्रण कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, सोडा जल, वायु, सिरका और एक है लकड़ी। तो हमारा जो है ये लकड़ी एक समांगी मिश्रण का भी उदाहरण है, क्योंकि समान रूप से हर जगह इसके संगठन फैले हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया। टिंडल प्रभाव, जो कोलाइड दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि दूध जो है कोलाइड का उदाहरण है, और दूध जो है कोलाइड का उदाहरण, और ये हमारा टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है। मतलब इसके कण दिखाई नहीं देते हैं, परंतु प्रकाश को समान रूप से फैला देते हैं, और इस फैलाने की प्रक्रिया को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो इसमें राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, दूध जो है टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रण में विलयन की पहचान करें। इसमें कौन विलयन है उसकी पहचान करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन है आपका मिट्टी, समुद्री जल, कोयला और वायु। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि मिश्रण जो है हमारा विलयन जो है, इसमें से विलयन कौन हो जाएगा? तो समुद्री जल, बी नंबर मेरा राइट आंसर, ये विलयन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है?
आप लोग बताएं तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बिल्कुल आप लोग इसको याद रखें, इसमें समझने की कोई बात नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किए थे वो किए थे रॉबर्ट ब्याल ने। रॉबर्ट ब्याल ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम, ये सब क्वेश्चंस को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसमें किसी तरह की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग याद रखें, जो जीके में भी आपके काम आएंगे। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी लॉरेंस लवाइजिए। ये जो है सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा इन्होंने दिया था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच। विलियन में कणों का व्यास होता है। कण का व्यास, आप लोग व्यास समझ रहे होंगे। कण का आकार इस प्रकार से होता है। व्यास किसका होता है, सर्किल जो होता है उसका। तो इस प्रकार से है, ये केंद्र होता है। तो यहाँ से यहाँ तक बीच की लंबाई को हम लोग व्यास बोलते हैं। फिर से समझें, किसी वृत्त में ये केंद्र है और केंद्र से बीचों बीच जो लाइन गया है इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, ये कितना होता है कणों के बीच। बहुत ही सूक्ष्म होता है, एनएम में लिया जाता है। तो विलियन के कणों का व्यास कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तब अत्यंत सूक्ष्म होता है। विलियन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निलंबन में कणों का व्यास होता है। निलंबन में कणों का व्यास क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर है 100 nm से बड़ा, 20 नैनोमीटर से 1 से 100 नैनोमीटर के बीच। सी नंबर है 10 नैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। निलंबन में कणों का व्यास जो होता है वो 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलाइड में कणों का व्यास क्या होता है। कोलाइड में जैसे दूध वगैरह हो गया, इसमें जो कण है उसमें आकार क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइड में जो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। परिभाषा में भी मैंने आपको बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है। यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, ये कोलाइड लिखा हुआ है। तो कोलाइड का उदाहरण कौन नहीं है। तो बताएं आप लोग। 4 ऑप्शन है, दूध, बी है स्याही, सी है गोंद और धुआं। तो इसमें से कौन कोलाइड का उदाहरण नहीं है। कोलाइड पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, कोलाइड का जो विलयन हो या मिश्रण जो भी होता है उसको जब हम लोग छानते हैं तो छन्ना पत्र के आर पर निकल जाता है कोलाइड विलयन। जैसे दूध को अगर छाने तो छन्ना पत्र के आर पर निकल जाता है। तो इसमें से हम लोग को ये देखना है कि इसमें कौन सा कोलाइड नहीं है। दूध को छानेंगे तो ये भी छन्ना पत्र से आर पर निकल जाएगा, गोंद भी निकल जाएगा और धुआं भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये स्याही को छानेंगे तो वो भी निकल जाएगा, गोंद भी निकल जाएगा, लेकिन एक धुआं है। धुआं जो है हमारा, धुआं ये कोलाइड का उदाहरण नहीं है। धुआं हमारा निलंबन का उदाहरण है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन कोलाइड का उदाहरण नहीं है। तो धुआं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच। निम्न में से कौन सा निलंबन नहीं है। तो आप लोग बताएं कौन सा निलंबन इसमें नहीं है। निलंबन का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन है, मिट्टी का जल में मिश्रण, बी नंबर ऑप्शन है वायु में धुआं, सी है चौक के पूर्ण चूर्ण का जल में मिश्रण और है सोडा जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। सोडा जल जो है वो निलंबन का उदाहरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विलियन नहीं है। इसमें बहुत ईजी है, इसमें से आप लोग देखें
सोडा जल, नमक, चीनी, गोंद। इसमें से विलयन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। डी जो है विलयन का उदाहरण नहीं है। ये गोंद जो है, गोंद विलयन का उदाहरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। साधारण नमक के 6 ग्राम 293 केल्विन पर जल के 19.02 ग्राम में है। उच्च ताप पर जल की घुलनशीलता क्या होगी? तो इसमें जल की घुलनशीलता हमको निकालना है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। घुलनशीलता का सूत्र क्या होता है? अगर हमको घुलनशीलता निकालना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे विलेय की मात्रा है 6 ग्राम और विलायक की मात्रा है विलेय जो उसमें घुलता है और जो घुला लेता है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। तो इसमें 6 ग्राम दिया हुआ है हमारा। 6 ग्राम जो है ये हमारा विलेय का द्रव्यमान है और इसमें जो 19.02 ग्राम है जल है, मतलब विलायक का द्रव्यमान है। तो इसको हम लोग डिवाइड के 100 से जब गुना करते हैं तो घुलनशीलता निकल जाता है। तो सूत्र जो होता है घुलनशीलता बराबर होता है बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान गुना 100। इसको जब गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें घुलनशीलता निकालते हैं। तो हमारा सबसे पहले विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है 6 ग्राम, तो यहाँ 6 ले लेंगे और विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 19.02 ग्राम। इसको डिवाइड करके 100 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आ जाएगा टोटल सॉल्व करने पर तो 31.54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना % जो है घुलनशीलता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। इसमें 22 नंबर क्वेश्चन है। 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। तो विलयन की सांद्रता निकालना है। विलयन की सांद्रता का सूत्र पहले हम लोग जानेंगे। विलयन की सांद्रता का सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। फिर से आप लोग समझें, इसका फार्मूला क्या होता है? विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना में 100 हो जाएगा। आपके दिमाग में सूत्र आ गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है विलायक का द्रव्यमान कितना है। तो विलायक का द्रव्यमान है मेरा 320 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान है 40 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, जब विलयन की सांद्रता निकालेंगे तो यहाँ पर विलयन का पहले हम लोग द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो विलायक और विलयन दोनों को जब, जैसे कि 320 ग्राम विलायक है, मतलब कि चीनी होगा या कुछ भी होगा ये, और ये 40 ग्राम विलायक जल वगैरह कुछ भी है, 40 ग्राम साधारण नमक। तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा विलयन का विलायक प्लस विलयन इन दोनों के द्रव्यमान को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान। चूँकि जैसे कि हम लोग उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 320 ग्राम हमारा जल है, वाटर है, और ये 320 ग्राम क्या हो गया, जल और वाटर है,
ये जल हो गया, उसके बाद 40 ग्राम साधारण नमक हो गया। तो 320 + 40 इसको जोड़ेंगे, वही तो विलियन होगा ना, विलियन सारा। तो इसको जोड़ने से हो जाएगा टोटल हमारा 360 ग्राम। तो 360 ग्राम हमारा विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा, जो हम लोग फार्मूला में यूज करेंगे। तो विलियन की सांद्रता निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा विलियन की मात्रा। तो विलियन की मात्रा हो जाएगा 320 + 40 बराबर 60 ग्राम। हमारा 360 ग्राम विलियन की मात्रा हो गया। अब सांद्रता निकालते हैं। तो सांद्रता निकालने के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान मेरा है 40 ग्राम और विलियन का द्रव्यमान हो गया हमारा 360 ग्राम। 360 ग्राम, इसको 100 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से ये कट गया, 0 से 0, 4 9 36। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 100 में 9 से, तो हमारा आ जाएगा 11.1%। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें और विलियन की सांद्रता का सूत्र याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग बताइए, दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया में कौन सा विधि का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन का प्रयोग जो है दूध से क्रीम निकालने के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके बीच है। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, इसको मैं पीछे बहुत क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। तो आप लोग इसका राइट आंसर दें कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के, केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो अभी हम बताए थे वे तत्व कहलाते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्व। जैसे इसका हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2, O2, O3 ये सब को उदाहरण लेते हैं। जैसे O, यहाँ पे O2 का उदाहरण लें तो ऑक्सीजन अणु है ये, और हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु मिलकर ये ऑक्सीजन अणु बना है। तो ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इसलिए यह जो है हमारा तत्व हो जाएगा। तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा तत्व क्या है, यौगिक क्या है। यौगिक क्या है? यौगिक भी एक तरह का मिश्रण है, लेकिन ऐसा मिश्रण है जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक होता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाता है? तो हमारा तत्व कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, अनेक अणुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? मतलब अणुओं के मिलने से क्या बनता है? यहाँ पर ए नंबर है तत्व, बी है यौगिक, जल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यौगिक होगा, ये छूट गया है यौगिक। बी नंबर में हमारा यौगिक है, माफ करेंगे। तो अनेक अणुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? समुच्चय मतलब कि अणुओं को मिलने से क्या बनता है? तो हम लोग जानते हैं अणुओं के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जब अणुओं दो या दो से अधिक अणु मिलते हैं मतलब अणुओं का समुच्चय, तो वो यौगिक का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यौगिक। तो इस तरह से 25 क्वेश्चंस मैंने करवाए। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखें और ये जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग याद कर लें, ताकि आने वाली जैक जो 9th का बोर्ड होगा उसमें आप लोग को ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और इस तरह के वीडियो मैं हमेशा डालते रहूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है सिर्फ हमारे इस चैनल को, सक्सेस जॉन को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहें। और इसके पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 1 जो है केमिस्ट्री का अध्याय 1 डाल दिया है। अगर जो नहीं देखोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग
उस वीडियो को देख लेंगे ताकि आपका कंटिन्यू रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।